तो आज हम बिहार के भूगोल की मतलब उसकी जमीन की कहानी की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ जिलों या नदियों के नाम रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक तरह से बिहार का एक मानसिक नक्शा तैयार करना चाहते हैं। एक ऐसा नक्शा जो ये दिखाए कि कैसे यहाँ की चट्टानों ने इतिहास गढ़ा, कैसे नदियों ने तकदीर लिखी और कैसे मैदानों ने यहाँ की संस्कृति को पाला पोसा। ये सिर्फ तथ्य नहीं होंगे, ये एक कहानी होगी जो जमीन से जुड़ी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं एकदम नींव से, जमीन के बिल्कुल नीचे से। हाँ, बिहार की भूगर्भिक संरचना से, मतलब जिन चट्टानों पर आज का पूरा बिहार खड़ा है। ये कितनी तरह की हैं? मुख्य रूप से हम इसे 4 अलग-अलग हिस्सों में देख सकते हैं। 4 युगों की चट्टानें। अच्छा, तो सबसे पुरानी कौन सी हैं? सबसे पुरानी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़। हाँ, ये आपको दक्षिण पूर्वी बिहार में मिलेंगी, जैसे जमुई, नवादा, मुंगेर के जो इलाके हैं। अच्छा, खड़गपुर की पहाड़ियों वाला क्षेत्र। बिल्कुल वही। और ये जो चट्टानें हैं ना, ये खनिज संपदा का एक तरह से खजाना है। खनिज जैसे? इन्हीं में अभ्रक मतलब माइका, स्लेट, क्वार्ट्जाइट जैसे कीमती खनिज पाए जाते हैं। और इसके बाद दूसरी कौन सी हैं? दूसरी संरचना भी बहुत दिलचस्प है, वो है विंध्यान समूह की चट्टानें। विंध्यन, ये तो दक्षिण पश्चिम में होंगी, है ना? कैमूर और रोहतास की तरफ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इन चट्टानों का ऐतिहासिक महत्व वो बहुत बड़ा है। वो कैसे? इनमें मिलता है बेहतरीन क्वालिटी का चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। अच्छा। और जरा सोचिए, सारनाथ का जो बौद्ध स्तूप है, आगरा और दिल्ली के कई ऐतिहासिक स्मारक, क्या वो यहीं के पत्थर से बने? जी हाँ, उनके लिए पत्थर बिहार की इसी जमीन से गया था। ये तो कमाल की बात है। मतलब भारत के इतिहास की नींव का एक हिस्सा सचमुच बिहार की चट्टानों से बना है। बिल्कुल। और इसी क्षेत्र में पायराइट भी मिलता है। हाँ, पायराइट के उत्पादन में तो बिहार देश में शायद सबसे आगे है। सबसे आगे, लगभग 75% हिस्सा यहीं से आता है। अद्भुत। तो ये 2 हो गई। तीसरी कौन सी है? तीसरी है टर्शियरी चट्टानें। ये वो दौर था जब हिमालय बन रहा था। तो ये हिमालय से जुड़ी होंगी। हाँ, ये आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेंगी, उत्तर पश्चिम में, पश्चिमी चंपारण में, जो सुमेश्वर श्रेणी है। अच्छा, जो हिमालय का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। और चौथी और सबसे नई संरचना है क्वाटरनरी। वैसे ये चट्टानें नहीं बल्कि वो मिट्टी है जो नदियों ने लाके बिछाई है। सही कहा। यही वो जलोढ़ मिट्टी है जिससे गंगा का विशाल मैदान बना है, जो बिहार का लगभग 96% हिस्सा है। तो नींव समझने के बाद अब जमीन की सतह पर आते हैं। बिहार को मोटे तौर पर कितने भौतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? इसे हम 3 स्पष्ट हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे उत्तर में शिवालिक क्षेत्र, वही सुमेश्वर श्रेणी वाला इलाका। हाँ, और बिहार का सबसे ऊंचा स्थान लगभग 880 मीटर, वो भी यहीं पर है। और बीच में है बिहार का दिल, गंगा का मैदान। हाँ, और गंगा नदी इस मैदान के लगभग बीच से गुजरती है और इसे 2 बहुत ही अलग-अलग हिस्सों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? देखिए, जो उत्तरी मैदान है वो कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियों की वजह से बहुत ज्यादा उपजाऊ है। लेकिन इन्हीं नदियों की वजह से यहाँ बाढ़ भी सबसे ज्यादा आती है। ये एक अजीब चक्र है। जो नदियाँ जीवन देती हैं, वही तबाही भी लाती हैं। और दक्षिणी मैदान? वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा संकरा है, और वहाँ आपको गया, राजगीर, खड़गपुर जैसी कई छोटी-छोटी पहाड़ियाँ भी मिलेंगी। अच्छा, मैंने इन मैदानों में कुछ खास तरह की जमीनों के बारे में भी सुना है। चौर और मन, ये क्या है? हाँ, ये जानना जरूरी है। उत्तरी मैदान में जो पानी से भरे निचले इलाके होते हैं, उन्हें चौर कहते हैं। और मन? जो बड़ी झीलें बन जाती हैं, वो मन कहलाती हैं। मछली पालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। और एक दियारा भूमि भी होती है। हाँ, घाघरा जैसी नदियों के किनारे बालू के जो ऊंचे टीले बन जाते हैं, उन्हें दियारा कहते हैं। अच्छा, और तीसरा भौतिक क्षेत्र? वो है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ये असल में छोटा नागपुर पठार का ही एक विस्तार है। और यहीं पर वो पुरानी धारवाड़ चट्टानों वाली खड़गपुर की पहाड़ी भी है? बिल्कुल। तो चलिए अब उन जीवन रेखाओं पर आते हैं जो इस पूरी भूमि को सींचती हैं, मतलब यहाँ की नदियाँ। हाँ, और यहाँ भी उत्तर और दक्षिण की नदियों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? उत्तरी बिहार की जो नदियाँ हैं, जैसे कोसी, गंडक, महानंदा, ये सब हिमालय से निकलती हैं। तो इनमें साल भर पानी रहता होगा? साल भर पानी रहता है,
लेकिन ये अपने साथ भारी मात्रा में गाद मतलब सिल्ट भी लाती हैं। और इसी वजह से ही अपना रास्ता बदलती हैं। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोसी नदी। बिहार का शोक। हाँ, उसे ये नाम इसीलिए मिला क्योंकि वो लगातार अपना रास्ता पश्चिम की ओर बदलती रही है, जिससे विनाशकारी बाढ़ आती है। और दक्षिणी बिहार की नदियां? वो पठारी हैं और ज्यादातर बरसाती हैं, मतलब गर्मियों में लगभग सूख जाती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? मेरे ख्याल से फल्गु नदी। इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, बोध गया इसी नदी के किनारे है। बिल्कुल, इसकी जो मुख्य धारा है उसे निरंजना कहते हैं। इसी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अच्छा। और ये हिंदुओं के लिए पिंडदान का भी एक प्रमुख केंद्र है। एक और नदी है कर्मनाशा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अशुभ है। हाँ, ऐसी मान्यता है। और वो नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक लंबी सीमा भी बनाती है। नदियों के अलावा झीलें और झरने भी हैं बिहार में? जरूर है। नवादा में ककोलत जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध है। और झीलें? झीलों में बेगूसराय की कांवर झील का जिक्र करना बहुत जरूरी है। क्यों, क्या खास है उसमें? वो एशिया की सबसे बड़ी घोखुर झील है, ऑक्सबो लेक। और वो एक रामसर साइट भी है ना? जी, रामसर साइट का मतलब है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। और हाल ही में बिहार को 2 और रामसर साइट्स मिली हैं। अरे वाह, कौन सी? जमुई में नागी और नकटी बांध। तो अब बिहार में कुल 3 रामसर साइट्स हो गई हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, और गर्म पानी के झरने राजगीर और मुंगेर में? हाँ, वहाँ कई गर्म पानी के कुंड हैं। राजगीर का ब्रह्म कुंड तो सबसे गर्म है। तो हमने चट्टानें, पहाड़, मैदान और नदियां देख लीं। इस विविध भूगोल पर बिहार का प्रशासनिक ढांचा कैसा है? बिहार को 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है। और जब हम इन जिलों के नक्शे को भूगोल के नक्शे पर रखते हैं तो क्या कोई पैटर्न दिखता है? बिल्कुल दिखता है। जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, जहाँ पहाड़ और जंगल है। सही बात। और सबसे छोटा जिला शिवहर, वो उत्तरी मैदान के सबसे घनी आबादी वाले और बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक है। तो जिलों की चुनौतियां भी उनके भूगोल से जुड़ी हैं। सीधे तौर पर। और बिहार की सीमाएं, इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। हाँ, उत्तर में नेपाल के साथ एक लंबी सीमा है। कितने जिले लगते हैं नेपाल से? 7 जिले। पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक पूरे 7 जिले नेपाल से सटे हुए हैं। 7? इसका तो मतलब वहाँ की संस्कृति, समाज, व्यापार सब पर नेपाल का बहुत गहरा असर होगा। बहुत गहरा। ये सिर्फ एक राजनीतिक सीमा नहीं है, एक जीवंत सांस्कृतिक जोन है जिसे रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। और इसके अलावा बिहार 3 राज्यों से भी घिरा है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड। तो हमने बिहार की चट्टानों से लेकर उसकी सीमाओं तक की एक यात्रा कर ली। एक बात जो इस पूरी चर्चा में बार बार सामने आई, वो है उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या। हाँ, और यहाँ हमारे स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये नदियों की गलती नहीं है। तो फिर किसकी है? ये हमारी है, जो हम उनके रास्ते में बस गए हैं। हिमालय से आने वाली नदियां हमेशा अपने साथ गाद लाएंगी और मैदानों में बिछाएंगी। ये इस क्षेत्र की एक भूगर्भीय सच्चाई है। तो ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है कि बिहार के भूगोल को देखते हुए क्या बाढ़ को सिर्फ एक आपदा के रूप में देखना सही है, या ये इस भूमि की एक स्थायी प्राकृतिक विशेषता है? हाँ, जिसके साथ संतुलन बनाकर रहना सीखना होगा। यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये सच है तो भविष्य में विकास और बसावट की योजनाएं इस भौगोलिक सच्चाई को ध्यान में रख के कैसी बननी चाहिए? क्या हमें नदियों से लड़ने के बजाय उनके साथ जीना सीखना होगा? शायद बिहार के भविष्य का रास्ता इसी सवाल के जवाब